4 गुण भी मिल रहे हो 36 में से तब भी विवाह टिक सकता है, और 36 के 36 मिल रहे हो तब भी विवाह भंग हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी में ऐसे कौन से दोष हैं, जैसे हमने कहा मंगल दोष की बात की, काल सर्प दोष का सुना जाता है, ऐसे कौन से दोष हैं जिनका इलाज नहीं है, जिनके मतलब मुश्किल हो जाता है? तो क्या हर इंसान की कुंडली में लक्ष्मी योग है, गज केसरी योग है, या राज योग या कुबेर योग? अगर किसी में एक योग नहीं है तो दूसरा योग होगा, दूसरा योग नहीं है तो तीसरा होगा, तीसरा नहीं होगा तो चौथा होगा। चिंतित मत करिए कि मेरी कुंडली में कौन सा योग है, उसी को एक्टिवेट करवाइए। हम अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान तक अगर हम देखें, श्री कृष्ण, अर्जुन, श्री राम, सब ने स्टोन्स पहने। और सबसे बड़ा चेंज क्या होता है, घर के अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। यदि आपके घर में खिलखिलाहट है, सब हंस खेल रहे हैं, तो वास्तु खराब हो ही नहीं सकता। अगर किसी आम इंसान को ये पता लगाना हो कि ये सही एस्ट्रोलॉजर है और ये सही नहीं है, कि आप उसके अंदर परिवर्तन लेकर आ सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ज्योतिषी के रूप में मैं समय को पढ़ता हूँ। और सर क्या ये वायरल होने का भी योग होता है क्या आजकल? ये जो रातों रात आते हैं। आहन के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि उसके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है और वो बहुत अच्छा नाम कमा सकता है यदि। डॉक्टर विनय बजरंगी जी, जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था ना, तो मैंने एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग नोटिस की, आप मुझे बताइएगा। आप महाभारत और रामायण को ज्योतिषी और कर्म के नज़रिए से बहुत बेहतर ढंग से समझाते हैं। जब मैं उसको सुन रहा था ना, तो मैं काफ़ी रिलेट कर पा रहा था। आपको लगता है ये कहाँ से ये कला आई, और क्या ये बातें और भी लोगों ने आपसे कही हैं? देखिए, ये काफ़ी लोगों ने मुझे इसके बारे में कहा है, कॉम्प्लीमेंट किया है। और जो सनातन धर्म है उसके हिसाब से आत्मा जो है ना अजर है, अमर है, राइट? तो मृत्यु नहीं होती तो री इनकारनेट होती है, कभी इस शरीर में होती है, कभी उस शरीर में होती है। तो जो रामायण है, जो मैंने अभी सीरीज शुरू की है, उसका जो मूल तत्व है वो यही है कि हम रामायण को अपने जीवन के अंदर बार बार इनैक्ट करते हैं। उसके बहुत सारे मूलभूत तत्व होते हैं जिसको हम अपने जीवन के अंदर इनैक्ट कर रहे होते हैं। तो आपने यदि देखी है तो आगे के एपिसोड भी देखिएगा, क्योंकि उसमें मेरे 40 एपिसोड आएंगे। अभी तो मैंने कुछ ही एपिसोड निकाले हैं, लेकिन उसके अंदर आपको एक एक जो लूप है वो एक कर्म कोड को खोलता हुआ नजर आएगा कि जो लूप पहले था वही जीवन में, जीवन पर्यंत सदियों में कई बार रिपीट हुआ है। और बहुत लोग तो उसको अपने जीवन से भी रिलेट कर लेते हैं कि हाँ, बिल्कुल सेम जो है वो मेरे जीवन के अंदर भी रिलेट हुआ है। राइट। हाँ सर, मुझे ये बताइए कि कर्म और जो भाग्य है, क्या वो दोनों एक साथ चलते हैं, और अगर चलते हैं तो ज़्यादा शक्तिशाली कौन सा है? देखिए, कर्म और भाग्य दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। जो कर्म प्रधान व्यक्ति होता है वो कभी भूखा नहीं हो सकता, और जो भाग्य प्रधान होता है उसका यदि भाग्य चल जाए तो वो सबको पीछे छोड़ सकता है। तो यदि हमेशा पेट भरा होना चाहिए तो कर्म प्रधान होना चाहिए, और यदि कभी एकदम तुरंत माया कहीं से मिल जाए तो उसके लिए भाग्य प्रधान होना चाहिए व्यक्ति को। बहुत खूब सर। अच्छा सर, मेरी ना ऑडियंस ज़्यादातर बॉलीवुड से रिलेटेड है, तो ना वो ज़्यादातर आते हैं लोग जैसे इंडस्ट्री में काम के लिए, जो कोशिशें करते हैं, अपनी किस्मत आजमाते हैं। बहुत हमने देखा है कि कुछ लोग कमाल कर जाते हैं और कुछ लोग रह जाते हैं वहीं पर। तो मुझे बताइए, क्या ये सब कुछ भी पहले से भाग्य में लिखा हुआ है, या आप इसे कर्मों के आधार पर बदल सकते हैं? आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जो आप सपना लेकर आए हैं? देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि हम बहुत बार ये मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे भाग्य में सब कुछ लिखा हुआ है। भाग्य में या हॉरोस्कोप के अंदर थोड़े से इंडिकेशंस होते हैं, और उस इंडिकेशंस के आधार के ऊपर हम चलना आरंभ करते हैं। लेकिन जैसे आप अपने घर से चलते हैं अपने ऑफिस के लिए, तो बहुत सारे बीच में चौराहे आते हैं, तिराहे आते हैं, पंचराहे आते हैं। अब आप ये सोचते हो कि यहाँ से जाऊँगा तो जाम कम मिलेगा, यहाँ से जाऊँगा तो शायद जो है मैं जल्दी पहुँच जाऊँ, या फिर इस रोड के अंदर काफ़ी सारे गड्ढे हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए। भाग्य भी इसी प्रकार से होता है, और वही हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आपको पहुँचना कहाँ पर है। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपको यश मिले, आपको वैभव मिले, आपको बहुत धन संपदा मिले, आपको लक्ष्मी का अपार प्रेम मिले।
तो उसको उसके लिए रास्ता कौन सा सबसे अच्छा है आपके लिए। मैं ये नहीं कहता कि आप बॉलीवुड में आए हैं तो आप अपनी ड्रीम्स को फॉलो मत कीजिए, मैं ये कभी नहीं कहता, लेकिन हो सकता है कि आपका जो पाथ है वो एक्टर का ना हो, आपका हो सकता है कि डायरेक्टर का हो सकता है कि आप म्यूजिक में कुछ अच्छा करने वाले हों या बहुत अच्छा करने वाले हों, हो सकता है कि उसी के अंदर कोई आपका ऐसा एक कला हो जो कि छुपी हुई हो और आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो। यानी कि एक रूट और है जहां से आप अपने मुकाम पर पहुंच सकते हैं, लेकिन आपने उसको देखा हुआ नहीं है। मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए वैदिक ज्योतिष आपको यह बता सकता हूं कि जिस पाथ के ऊपर आप जा रहे हैं, मैं उसको ये कर सकता हूं कि वैलिडेट कर सकता हूं कि ये पाथ आपका ठीक है या ये ठीक नहीं है। आपको यदि मुकाम पे पहुंचना है तो मैं आपके मुकाम को नहीं हिला रहा, यस आपको वो मिलेगा, लेकिन पाथ को मैं रीडायरेक्ट कर सकता हूं और आपको वो जो आपका मुकाम है वो प्राप्त तो हो सकता है। तो बस थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट करना पड़ता है और आप जो चाहते हैं वो सब सिद्ध हो जाता है। क्या ये सब भी मायने रखते हैं अगर किसी का ग्रह और योग अगर उस तरह से मैच ना हो, लेकिन उसे इंडस्ट्री में काम करना है और उसे ग्लैमर वर्ल्ड में आना है, अगर उसके लेकिन उसके ग्रह और योग उसके साथ नहीं है, तो वो क्या करे फिर, वो कैसे? देखिए बहुत बार क्या होता है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल आप के अपने फैमिली के अंदर या आपके अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर आपके बहुत सारे लोग होंगे जो कि कुछ आपके साथ में होंगे, कुछ आपके विरोध में होंगे। आप तरक्की करते हैं तो कुछ लोग वास्तव में प्रसन्न होते हैं और कुछ लोग जो हैं वो इतने प्रसन्न नहीं होते, वो आपकी टांग को खींचने की कोशिश करते हैं। ये हर जगह होता है। कुंडली के अंदर भी इसी प्रकार के ग्रह होते हैं, कुछ आपकी टांग खींचते हैं और कुछ आपको सपोर्ट करते हैं। हमको यह समझ लेना चाहिए कि कौन से हमारी टांग खींचने के लिए आतुर हैं, वो हमको बहलाते हैं, फुसलाते हैं। जैसे कोई किसी को सिगरेट की वो लगा दे, राइट, तो वो उसके कुछ अच्छे दोस्त तो थे लेकिन अच्छा काम नहीं किया उन्होंने। तो इसी प्रकार से ग्रह जो हैं उसको भटकाने की कोशिश करते हैं कि तुम ये काम क्यों नहीं करते, तुम बिजनेस क्यों नहीं करते, तुम ये काम क्यों नहीं करते, लेकिन वो उन ग्रहों के चक्कर में अपने असली पाथ को भूल जाता है। यहां पर मेरा काम आता है ये बताने का कि बेटा आपने जो पाथ अपनाया है वो सिद्ध नहीं है, उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर लो, थोड़ा सा गाड़ी यहां से वहां ले जाओ, उस सड़क के ऊपर गड्ढे कम होंगे, वहां पर आपकी गाड़ी कम डैमेज होगी, लेकिन आपको मिल जाएगा। तो हमको ये जरूर पहचानना चाहिए कि हमारी कुंडली में, जैसे आपने योग कहा, योग हुआ, जो आपके फ्रेंड्स हैं वो योग बनाते हैं, लेकिन अवयोग भी होते हैं, यानी कि जो आपके दुश्मन या आपके जो एक तरीके से शत्रु ग्रह होते हैं वो योग बना रहे होते हैं, उसको अवयोग कहते हैं। भारी कौन सा है, हमको उसको हल्का करना है, ऐसा ना हो कि हम उनके गिरफ्त में आ जाएं। अब आप फर्ज कीजिए कि एक बच्चा है, वो कॉलेज में आ गया और कॉलेज में आते ही उसको बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया, उसको पढ़ना है। अब वहां पर उसके कुछ ऐसे मित्र बन गए जो कि शाम को कुछ ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं जो कि ठीक नहीं है, या फिर वो इस प्रकार के द्रवों का सेवन करते हैं जो कि ठीक नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अवयोगों के चंगुल में आ गया। उसका योग तो बहुत अच्छा था, कॉलेज बहुत अच्छा मिल गया, सब कुछ बहुत ठीक था, लेकिन उसने अपना पाथ गलत चुन लिया और उसने फलीभूत भी कर रहा है, उसको वो एक्टिवेट भी कर रहा है। हमको क्या करना होता है कि उसको हटाकर कहीं और करना होता है। माँ बाप समझाते हैं कि बेटा ये काम मत करो, जल्दी घर आ जाओ, उन लोगों का साथ छोड़ दो, लेकिन व्यक्ति जब उनके मद में होता है, उन्माद में होता है, तो वो सब छोड़ नहीं पाता है। तो इसी प्रकार से आपके जो नेगेटिव ग्रह होते हैं वो आपको जब अपने चंगुल में ले लेते हैं तो फिर आपको कुछ और नजर नहीं आता। आपको लगता है बस मुझे जो है इसी के अंदर अपने आप को जो है अच्छा साबित करना है, जबकि हम यदि वहां से थोड़ा सा हटें तो निश्चित तौर से हमको लाभ हो जाएगा। कि हम देखते हैं इस इंडस्ट्री में दो लोग दिखते हैं हमें। एक दिखता है जो आता है तुरंत उसे फटाफट कामयाबी मिलती है और वो सुपरस्टार बनता चला जाता, और एक है वो सालों से लगा पड़ा है, टैलेंट दोनों अच्छे सेम होल्ड करते, लेकिन उसके साथ उस तरह की चीज़ें नहीं हो पाती, उस तरह की फिल्में नहीं पाती, काम नहीं आ पाता, और वो लगातार उसी में बना हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या ये लिखा हुआ है पहले से, ये कि पहले से ही ये सारी चीज़ें कि आपके इतना स्ट्रगल लिखा हुआ और इनको स्ट्रगल नहीं लिखा हुआ है? देखिए मैं इसको थोड़ा सा बहुत आराम से और बहुत आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताऊंगा। मान लीजिए कि आप एक कमरे में घुसते हैं और उस कमरे में लाइट नहीं है और 2-3 लोग घुसते हैं उस कमरे के अंदर। उस कमरे में आपको उस कमरे से पार जाना है किसी दूसरे कमरे में, लेकिन लाइट नहीं है। अब आप जो है वो अंदर घुसे
तो आपने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की लेकिन अंधेरा है, तो धीरे धीरे आप दीवार पे हाथ लगाते हैं। दूसरा व्यक्ति दूसरी दीवार से हाथ लगा रहा है, अब आपको हो सकता है जल्दी दरवाजा मिल जाए उधर जाने का, हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति को जल्दी मिल जाए। तो ये आपकी कुंडली के अंदर भाग्य का एक योग होता है, एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन। और बहुत बार क्या होता है कि ये जो आपकी कुंडली के अंदर या पॉजिटिविटी कहाँ मिल रही है ये देखने की बात होती है। आपको वो दरवाजा एज ए एक्टर मिलने वाला है, एज अ डायरेक्टर मिलने वाला है, एज अ प्रोड्यूसर मिलने वाला है, एज अ आप लेखन में काम करने राइटर हो जाइए उसमें मिलने वाला है, या फिर ड्रेस सप्लाई करने वाले में मिलने वाला है, वो देखने की बात है कि वो मिलना किससे वाला है। और ये जितनी भी बातें मैंने बताई है ये सारी वीनस के द्वारा कंट्रोल्ड है। कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे वो आपके बॉलीवुड के अंदर ड्रेस सप्लाई करता होगा, वो भी जब उसने काम शुरू किया होगा ये सोचा होगा कि मैं जो हूं हीरो बनूंगा, मैं सबसे बड़ा स्टार बनूंगा, लेकिन वो आज अपनी जीविका अच्छा ड्रेस सप्लायर के रूप में होकर कमा रहा है। तो ये देखने की बात है कि वीनस जो है उसके साथ में और कौन कौन से ग्रह उसके साथ उसके सपोर्ट में है। बुध सपोर्ट में है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कुछ ऐसा काम कर सकता है जो कि लेखन से हो, पाठन से हो, यानी कि स्क्रिप्ट राइटर बन सकता है बहुत अच्छी तरीके से, ये काम हो सकता है। तो एक बार जब कुंडली को देखा जाता है तो बताया जाता है कि भाई तुम्हारा वीनस से काम करना है ना, तुमको बॉलीवुड में सफलता प्राप्त करनी है, ये काम करो, इससे हो जाएगी। ओके तो सर मुझे बताइए, जैसे आपने वीनस का जिक्र किया, और कौन से ग्रह होते हैं जो ज़रूरी होते हैं इसमें? ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछा आपने। वीनस कुंडली में अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि एक्टर बनेगा। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स को मैं जानता हूं जिनकी कुंडली में वीनस अच्छा नहीं है, सो कॉल्ड नीच का है, डेबिलिटेटेड है। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव कैरेक्टर को निभाने वाले किरदार हैं जिनका वीनस कुंडली के अंदर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन वो फिर भी वीनस को सही प्रकार से एक्टिवेट कर रहे हैं। एक व्यक्ति हैं, वो हीरो बनने के लिए आए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जो कि हीरो बनने के लिए आए, उन्होंने हीरो का काम भी किया, एक दो मूवी बन भी गई क्योंकि उनका कुछ ताल्लुकात थे, जान पहचान थी उनकी, मूवी बन भी गई लेकिन चली नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया विलन में, जैसे ही शिफ्ट किया उन्होंने करेक्टर एक्टर में, तो वो नंबर 1 हो गए। प्राण साहब, आप उनके वीनस को देखिए, सपोर्टिव ही नहीं है, लेकिन उनसे बड़ा एक्टर कोई था भी नहीं। तो ये जो है कुंडली के अंदर देखा जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं और वो किस प्रकार से आपको लाभ देना आरंभ कर देगा। मेरे पास जो टेलीफोन्स आते हैं वो ये पूछने के लिए आते हैं कि हम जो है वो इस प्रकार की मूवी मिल रही है मुझको, ये मैं करूं कि नहीं करूं, कहीं मैं ऐसा ना हो कि टाइप्ड हो जाऊं, मैंने ये रोल कर लिया माता का, पिता का, भाई का या बहन का, तो मुझे फिर सारे के सारे रोल यही मिलने वाले हैं, इसके बाद फिर मैं बर्बाद हो जाऊंगा, खराब हो जाऊंगा। मान लीजिए कि वो अभी एक्टर बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, उसके पास पैसे पूरे नहीं हैं, यानी कि जितने उसके खर्चे हैं वो भी पूरे नहीं हो रहे, तो वो सोचता है कि यार मैं ये करूं ना करूं, पर ऐसा ना हो कि मेरा आगे का भविष्य खराब हो जाए। ऐसे में मैं काम आता हूं, मैं बताने के लिए कि भाई तुम कर लो, चिंता मत करो, क्योंकि इसके बाद जो है जो होगा वो अच्छा होगा या नहीं होगा, या मैं कहता हूं संयम रखो भाई, अभी 3-4 महीने की बात है, अभी वो रोल आने वाला है जिससे तुम्हारा फायदा हो जाएगा। क्या बात है सर, ये पहले से ही पता चल जाता है? कुंडली के अंदर ट्रांजिट्स होती हैं, कुंडली के अंदर दशाएं होती हैं, जिससे आपके बारे में अच्छा पता चल जाता है कि आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और एक बात मैं बताऊं कि मैंने देखा कि हर एक के हॉरोस्कोप में, चाहे कोई भी हो, चाहे वो गरीब भिखारी ही क्यों ना हो, अच्छा समय आता है। लेकिन बहुत बार होता यह है कि जब अच्छा समय आता है तो हम सो जाते हैं, हाँ, हम उसका लाभ नहीं ले पाते हैं, या फिर हम तब तक इतने थक जाते हैं कि हम वहां पर जा ही नहीं पाते जहां पर हमको जाना चाहिए। मान लीजिए कोई प्रयास कर रहा है, रोज जाता है किसी ना किसी प्रोड्यूसर के द्वारे पे या डायरेक्टर के द्वारे पे कि मुझे काम चाहिए, काम चाहिए, और वो जो है उसको हमेशा निराशा हाथ लगती है, वो अपनी एल्बम ले लेके घूमता रहता है बेचारा, और लेकिन उसको फायदा नहीं होता। और जब उसकी दशा ठीक आने वाली होती है, या फिर उस प्रोड्यूसर के पास उसका नंबर अवेलेबल नहीं होता, वो सोचता है कि यार नहीं, ये तो हर हफ्ते आता था, अब भी आएगा तो पकड़ लूंगा इसको, और तब तक वो शांत हो जाता है या थक जाता है। वो कहता है कि यार इतना मैंने चक्कर काट लिया, आज मैं 2 हफ्ते का रेस्ट लेता हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो ये जो दशाएं होती हैं
गोचर होता है, इसको एक बार स्टडी करना या पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपको ये पता चल जाए कि मेरा ये टाइम अच्छा है, तो इसके अंदर दीवार के अंदर भी मुक्का मारोगे तो छेद हो जाएगा। और यदि टाइम अच्छा नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप किसी ऐसी जगह पर भी जाओगे जहां पर काम बन सकता है, वहां से भी रुसवाई ही हाथ मिलती है। ओके सर, जैसे आपने पूरी घटना के आधार पे हमें बताया, मुझे एक चीज़ याद आती है। विनोद खन्ना साहब, एक टाइम पर उनकी गिनती अमिताभ बच्चन के पैरेलल होने लगी थी, लेकिन वो अचानक से इंडस्ट्री को छोड़कर ओशो के पास चले जाते हैं और फिर कई सालों बाद लौटते हैं और फिर उस तरह से कामयाबी हासिल नहीं कर। तो क्या ये भी किसी दशा और इसका आधार है? देखिए, आपके जीवन के अंदर आपको नियंत्रित करने वाला एक ग्रह नहीं होता है। आपकी कुंडली के अंदर 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रह 27 नक्षत्रों में घूमते हैं, ठीक है, 12 राशियों में घूमते हैं। सबका प्रभाव अलग अलग होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी नानी के घर जाइए, आपको अलग सा लगेगा। अपनी दादी के घर जाइए, अलग सा लगेगा। आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलिए, आपको अलग सा महसूस होगा। आप अपने अच्छे पुराने फ्रेंड से मिलिए, अच्छा होगा। और कहीं ऐसी जगह चले जाइए जहां पर आपको कोई जानता ना हो, तो आपको अलग फील होगा। तो ये कौन सी चीज़ कितनी देर के लिए आपके जीवन में आई है। जैसे मैंने विनोद खन्ना साहब की तो मैंने काफ़ी रिसर्च की है कुंडली की, तो उनको जो है, जब उन्होंने ये इंडस्ट्री को छोड़ा, तब उनका जुपिटर और केतु का युग्म था हॉरोस्कोप में, यानी कि कॉम्बिनेशन था। ये जो है अध्यात्म को एक नए लेवल पे लेके जाता है। अब जब एक नए लेवल पे चला गया तो फिर उनको सारी की सारी बातें हल्की लगती थी या खराब लगती थी। उनको लगता था कि ये जो दुनिया जिसके अंदर मैंने नाम कमाया है, ये मेरा नाम नहीं है। मेरे को तो किसी की सेवा करनी है, जिसकी सेवा करनी है वो आपको पता है किसकी सेवा करनी है, और वहीं से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। तो फिर उन्होंने सब कुछ त्यागा, मोह खत्म किया, लेकिन उन्होंने कोई भी चीज़ बीच में नहीं छोड़ी। वो कम से कम अपने काम के प्रति कमिटेड थे, उन्होंने बीच में कुछ नहीं छोड़ा। उसके पश्चात वो चले गए। लेकिन जैसे ही जुपिटर वीनस का जो एक योग था वो हल्का पड़ा हॉरोस्कोप के अंदर, जैसे नानी के घर से दादी के घर चले गए, तो वैसे ही जैसे ही उनके दशाओं में परिवर्तन आया, तो उनको ये फिर आया कि जहाँ पर मैं आया हूँ ये गलत था, यहाँ पर मुझे नहीं रहना चाहिए था, यहाँ पर वो चीज़ जो मैं देख के आया वो सपना था, वो हल्का था, मुझे कहीं और जाना चाहिए। तो फिर उन्होंने जो है वो उसको त्यागा, फिर दोबारा इंडस्ट्री में ज्वाइन किया। फिर भी खराब नहीं किया, ठीक ठीक किया, क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर जो एक्टिंग के स्टार्स थे वो काफ़ी मजबूत थे, वो उनको लाभ दे रहे थे। बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के भी हॉरोस देखते हो, कुंडली देखते हो, नाम नहीं ले सकते, बट मुझे बताइए कि सर कि सबसे बड़ा सवाल आपके पास क्या आता है उनका, जो भी कंसर्न उनके क्या होते हैं? सबसे डर होता है। डर होता है। डर किस तरह का डर सर? कि जो इस समय कहीं पर पहुंचे होते हैं वो नीचे तो नहीं आ जाएंगे, और जिस मुकाम पे हैं वो कब तक रहने वाले हैं वहाँ पर। ये उनके नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं। जिन्होंने पैसा लगाया होता है या लगा रहे होते हैं, उनके क्वेश्चंस आते हैं कि मैं पैसा लगा दूं इसमें, क्योंकि पैसा आज की डेट पे छोटा मोटा तो लगता नहीं है, बड़ा पैसा लगता है। तो वो सोचते हैं कि ये लगाऊं कि ना लगाऊं। और अब तो इतना बड़ा चेन है, इतने बड़े चेन के अंदर मुझे कई बार डीएम आते हैं कि सर हमारी सिफारिश उनसे कर दीजिए, वो नई मूवी लॉन्च करने वाले हैं। okay. ऐसे डीएम्स आते हैं। लेकिन सब तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जो बड़े मुकाम पे पहुंचे होते हैं उनका यही आता है कि हम लोग कब तक रहेंगे, हमको क्या करना चाहिए। कोई अपना बिजनेस करना शुरू करता है, कोई अपने नए नए बिजनेस बनाता है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग एक्टर दे आर इनटू मेकिंग देयर ओन बिजनेसेस। तो वो जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा बिजनेस उनके ज़्यादा योगदान के बिना भी चल जाएगा, ताकि जब उनका थोड़ा सा सूर्य अस्त हो तब वो अपने बिजनेस के अंदर से काफ़ी अच्छा लाभ ले लें। तो ऐसे नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं। स्ट्रगलर्स के आते हैं कि हमको कब फ़ायदा मिलेगा और कब हम जो है वो बिल्कुल सिल्वर स्क्रीन के ऊपर जो है वो छा जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। क्या ज़रूरी होता है, मतलब कि अगर किसी उपायों से, जैसे आपके अगर कुंडली में ये चीज़ें है, आप स्ट्रगल लिखा हुआ है, तो क्या उपाय होते हैं जो उसका हम करके उसको हम जल्दी से कामयाबी जो हम चाहते उसे पा सके? देखिए, उपाय तो बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन क्या उपाय करने चाहिए उससे बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। नॉर्मली आपके अंदर टैलेंट दिखाई देता है, और वो टैलेंट अगर है तो वो टैलेंट वास्तव में आपके लिए है कि आप ये समझ रहे हैं कि मुझे बहुत टैलेंट है, या दुनिया उसको समझ रही है।
ये एक योग होता है हॉरोस्कोप के अंदर। बहुत बार, अब जैसे इसको मैं बहुत आराम से एक्सप्लेन करता हूं आपको, बहुत सिंपल वे में, कि एक ग्रह है कुंडली में जुपिटर और एक ग्रह है मरकरी, बुध। जुपिटर जो होता है वो ज्ञान का कारक होता है कि आपके अंदर कितना ज्ञान आएगा, और मरकरी एक ग्रह होता है जो कि बताता है कि आप उस ज्ञान को कैसे दे पाएंगे, यानी कि उसको जब टाइम होगा लिखने का तो आप लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे। आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत पढ़ते हैं लेकिन जब एग्जाम देने जाते हैं तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पीछे रह जाते हैं, वो अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते उस समय। तो ये अगर रिलेशनशिप पूरा नहीं है तो या तो ज्ञान ज्यादा होगा और टाइम पे नहीं दे पाएगा, या फिर देने की शक्ति तो बहुत होगी लेकिन ज्ञान लेने की शक्ति नहीं होगी। तो ये जो ग्रहों का समन्वय होता है या समीकरण होता है, ये देखा जाता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि आपकी कुंडली में धन योग है कि नहीं। अब धन योग देख लिया, यानी लक्ष्मी योग, यानी कि आप कितने वेल्दी होने वाले हो ये देख लिया, तो पता लग गया कि भैया पैसे इसके पास आने वाले हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, अभिनेता बन के आएंगे कि नहीं आएंगे, या फिर कौन सी फील्ड से आने वाले हैं। उसके लिए वीनस, शुक्र और उसके साथ जो सहायक ग्रह होते हैं वो देखे जाते हैं। अब बहुत सारे लोग आते हैं, उनसे मैं कहता हूं कि भाई तुम एक्टर नहीं बन सकते, तो वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं सर, हम तो घर से चले थे ये सोच के कि हमको एक्टर में ही कामयाब होना है। अब जब वो नहीं मानते हैं तब उनको कहा जाता है कि भाई आपके वीनस के अंदर थोड़ी बहुत जान है, लेकिन शनि यानी कि मेहनत का जो पात्र है वो ठीक नहीं है, तो शनि के थोड़े से उपाय करने शुरू करो, पूजा पाठ करो, इससे तुम्हारे अंदर अपनी कैलिबर को आगे दिखाने की थोड़ी सी बातचीत बननी शुरू होगी। तो हम उसको एक्टिंग कोर्सेज में लगा देते हैं, हम उसको जो है डायलॉग डिलीवरी के अंदर लगा देते हैं, ताकि जो है शनि को वो थोड़ा सा मजबूत करे। अब यही उपाय होते हैं। उपाय तभी कामयाब होते हैं जब आपके ग्रहों की चाल, प्लेसमेंट ठीक होती है। मैं फिर कहूंगा आपसे कि आपका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य पैसा कमाना है, अपने आप को एक अच्छी जिंदगी देना है, अपना नाम करना है, परिवार का नाम करना है, समाज का नाम करना है जहां रहते हो, और फिर देश और प्रदेश का नाम अपने आप को रोशन करना है। तो जरूरी नहीं है कि वो एक्टिंग से आए, या फिर आप कहो कि मैं ये वाली नौकरी करना चाहता हूं या मैं बिजनेस करना चाहता हूं। वो कैसे आएगा वो हॉरोस्कोप से पता लग जाएगा। ओके सर, मुझे जैसे आपने योग की बात की, तो क्या हर इंसान की कुंडली में लक्ष्मी योग है, गज केसरी योग या राज योग या कुबेर योग, जो सारे बड़े बड़े योग हैं, तो हर किसी में होता है या किसी में नहीं भी होता है? अगर किसी में एक योग नहीं है तो दूसरा योग होगा, दूसरा योग नहीं है तो तीसरा होगा, तीसरा नहीं होगा तो चौथा होगा। चिंतित मत करिए कि मेरी कुंडली में कौन सा योग है, उसी को एक्टिवेट करवाइए। अब इन सब के नाम हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन है। जैसे आप मिठाई की दुकान पे जाइए, एक मिठाई राजभोग होगी, एक जो है वो कुल्फी होगी, एक जो है वो बर्फी होगी, एक खोए की बर्फी होगी। तो इसी प्रकार से ये योग हैं, अलग अलग ग्रहों से बनते हैं। लेकिन आपको ये पता चल जाए कि मेरी कुंडली में ये वाली मिठाई का योग है तो हम उसी मिठाई से काम करेंगे ना, हम बिना मतलब में इधर क्यों भागेंगे। और यहां पर आपके सारे क्वेश्चंस आंसर आपने खुद ही कर दिए। जौन सा योग है उसी पे काम करेंगे ना। हम क्यों किसी और चीज पे आगे काम करेंगे। ठीक है सर, एक चीज़ हम देखते हैं कि काफ़ी स्टार्स जो है वो अपने नाम में करेक्शन करते हैं, इसको आप कितना सही मानते हैं? न्यूमरोलॉजी में जो आधार बनाकर सो करते हैं और उसे कहते हैं कि एक करेक्शन से कामयाबी हासिल हो गई। देखिए, मैं ना इस बारे में कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मुझसे परेशान या रुष्ट हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इतना कहना चाहता हूँ कि करेक्शन आप हिंदी में कर रहे हैं कि इंग्लिश में कर रहे हैं? मोस्टली तो सर इंग्लिश में कहते हैं। मोस्टली क्या होते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आप कहते हैं डबल ए कर लीजिए, एक आई लगा लीजिए, एक ई लगा लीजिए, ये तो कहते हैं। अब अजय देवगन से ये हटा, अगर मान लीजिए कि हमारे देश के ऊपर कब्जा फ्रांस वालों ने किया होता तो हमारी मातृभाषा के ऊपर फ्रांस की भाषा होती, अंग्रेजी तो नहीं होती। अब जो वर्णावली है फ्रेंच की वो दूसरी होती। आज की डेट में आपका नाम हर्ष है, आप इसको एक और डंडा लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? हर्षा। सही हुआ क्या गलत हुआ? गलत हुआ। उसके अंदर एक और रा जोड़ दीजिए तो वो सही हुआ कि गलत हुआ? आपकी मातृभाषा क्या है?
आपका नाम कैसे लिखा जाता है? हिंदी देवनागरी। अब वो अंग्रेजी में लिखा जा रहा है। हो सकता है कि 10 साल के बाद अंग्रेजी का प्रभुत्व 0 हो जाए, तो फिर क्या होगा? ओके। इसीलिए आपको, आपके नाम को पिछले 5000 साल से किस प्रकार से लिया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो AEITP कुछ भी लगा दो, ये सारा बेकार है, कोई गलत है। क्योंकि आप अंग्रेजी को क्यों आप महत्व दे रहे हो इतना ज्यादा? आप अपनी मातृभाषा को दो ना महत्व। वही है, आप अपने नाम को हिंदी में चेंज करके दिखा दो मुझे। आप कर ही नहीं सकते। जिसका भी नाम हो, जितने भी दर्शक बैठे हैं, अपना नाम चेंज करके दिखाओ ना हिंदी में। नहीं कर सकते। आप तमिल के रहने वाले हो, तमिल में नाम चेंज करके दिखाओ। नहीं कर सकते। आप अंग्रेजी में ही चेंज कर सकते हो, क्योंकि वहीं पर कुछ भी बोल दिया जाता है। गंगा को गैंजेस बोल देते हैं, ठीक है कि नहीं है? गैंजेस बोल के दिखाओ हिंदी में। नहीं बोलोगे ना, आप तो गंगा ही बोलोगे। मैं गंगा हरिद्वार गया था, गंगा में डुबकी लगाई मैंने, यही बोलोगे ना। गैंजेस में डुबकी लगाई, ये नहीं बोलोगे। तो जब तक अंग्रेजी का प्रभुत्व है आपका, तभी तक ये नाम चेंज करने की बात है। कभी किसी और भाषा का प्रभुत्व हो जाएगा तो उसका नाम चेंज करना हो जाएगा। तो हिंदी का प्रभुत्व बढ़ाओ ना भाई। तो सर, ये न्यूमरोलॉजी को आप बिलीव करते हैं या नहीं करते? क्योंकि मैंने कई एस्ट्रोलॉजर से बात की, तो कुछ ने कहा कि हाँ ठीक है, और किसने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। देखिए, मैं भारतीय वैदिक ज्योतिष पे बिलीव करता हूँ। मैं ग्रहों की पोजीशन पे बिलीव करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि उनकी वजह से कोई गणित बनती हो तो उस पे बिलीव करता हूँ। लेकिन मैं न्यूमरोलॉजी को ऊपर मान के कुछ चीज़ नहीं करता। मैं भारतीय वैदिक ज्योतिष को ऊपर मान के कोई भी काम बताता हूँ या करता हूँ। अगर मैं कोई उपाय बताऊंगा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम्हारा नंबर 7 है तो ऐसा करो, ये कर लो, या मकान चेंज कर लो, या फिर कमरा चेंज कर लो, या फिर सूर्य की पूजा करना शुरू कर दो, या इसकी पूजा करना शुरू कर दो। आपके ग्रह क्या कह रहे हैं ये बताता हूँ। जैसे ये जो बड़े स्टार्स हैं, चाहे खान हैं, बच्चन साहब हैं, क्या इनके भी कुंडलियों में ऐसे कौन से योग होते हैं जो इन्हें इतने ऊपर कामयाबी तक लेकर जाते हैं और वो पैरेलल बने हुए हैं? देखिए, आपने नाम लिया इन सब लोगों का। हर फील्ड के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो एक बार किसी लेवल पे पहुंचते हैं तो वो सस्टेन्ड उसी पे रहते हैं। एक सस्टेनेंस का योग होता है, निरंतरता से एक ही जगह पर बने रहने का। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब हैं, उनके अंदर कुंडली में ऐसा योग नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ तो एक बार जब उन्होंने अपनी ABCL लॉन्च किया था तो उसके अंदर काफ़ी नेगेटिविटी भी हो गई थी। लेकिन आपको ये देखना है, और हर एक व्यक्ति को ये देखना होता है, ये मैं उन सबको बताने की चेष्टा कर रहा हूँ जो कि एक मुकाम पे पहुंच चुके हैं। डिबैकल का योग जो है हर एक हॉरोस्कोप के अंदर होता है। ओके। आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कब एक्टिवेट हो रहा है। जब वो एक्टिवेट हो रहा है तब हमको ज्यादा एक्सपेंशंस नहीं करनी चाहिए। तब कोई हमको आके विचार दे तो उस विचार को साइड में रखना चाहिए। और ये टाइम फ्रेम्स होते हैं। जब आपको कोई बता देता है ये 6 महीने ठीक नहीं है भाई, ये 9 महीने ठीक नहीं है, उसके बाद ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी को पता लग जाए आपको एक कंपनी शुरू करनी है, कहते हैं मेरे को एक और चैनल शुरू करना है, आप मुझसे पूछिए कि ये चैनल शुरू करने जा रहा हूँ, मैं कहा आप 2 मिनट ठहर जाओ जरा, अभी आप 4 महीने के बाद शुरू करना। और हो सकता है कि 4 महीने के बाद आप सोचो कि ये करना मेरा जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर, अगर कोई बच्चा है या कोई भी इंसान है तो वो अपनी कुंडली जैसे उसने कभी फॉलो नहीं किया हो, तो अगर उसे अपने स्टार्ट करना है, अगर उसे बिलीव आ रहा है कि चलो अब हम एस्ट्रोलॉजी का सपोर्ट लेते हैं, तो उसे कब शुरू करना चाहिए? राइट एज क्या होती है? और किसी को या पेरेंट्स है या अपने बच्चों के लिए चाहते हैं तो राइट एज क्या है, कोई बता पाए? 14 साल से पहले कुंडली दिखाने का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। ओके। अगर बच्चे के अंदर किसी प्रकार का कोई विकार ना आ गया हो, हेल्थ हो गया हो, या कोई बुरी आदत पकड़ ली हो, उससे पहले दिखाने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये बच्चे जो हैं वो अपने पिछले जन्म के जो प्रारब्ध लेकर आते हैं उसी को जी रहे होते हैं। तो उसके अंदर हमको कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। 14 साल का मतलब ये हुआ कि 10th एक बार पार हो जाए, 11th के अंदर जब वो बच्चा आता है, जब अपने सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करता है, या फिर 14-15 साल का होता है, उसको लगता है कि अब मेरे को ये करियर करना है या मुझे वो करना है, पापा का बिजनेस संभालना है, या मुझे अपना कुछ काम करना है, पढ़ने जाना है, उस शहर में जाना है, तब जो है उसको अपनी कुंडली को दिखाना चाहिए यदि वो सही समझता है। उससे पहले दिखाने का कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा वक्तव्य और बताता हूँ, और वो वक्तव्य ये है कि बहुत सारे माँ बाप
अपने बच्चे को ये फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं। वो जो उनको लगता है कि ये व्यक्ति कुंडली देखना जानता है, उसके सामने अपना उसका हॉरोस्कोप रख देते हैं। तो उन माँ बाप को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी बार आप 14 साल से पहले अपने बच्चे का हॉरोस्कोप दिखाते हो, आप उसकी आयु को कम करते हो, आयु को कम करते हो। ऐसा भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बताया है। तो आपको नहीं दिखानी चाहिए हॉरोस्कोप अगर बच्चे के अंदर स्वास्थ्य में दिक्कत नहीं है, यदि उसने किसी प्रकार का कोई नेगेटिव कोई ऐसा आदत पकड़ ली हो जो कि आपको पसंद ना आ रही हो। 14 साल के बाद दिखा लीजिएगा। ओके, बट सर मुझे ये समझाइए ना कि लाइक अभी जैसे कोई कुंडली कर रहा है कि ठीक है, लेकिन समटाइम्स हमें अभी इतना ज़्यादा प्रचलन हो गया एस्ट्रोलॉजी का कि सही कौन है गलत कौन है ये चीज़ पता नहीं है। अगर किसी आम इंसान को ये पता लगाना हो कि ये सही एस्ट्रोलॉजर है और ये सही नहीं है, उसकी जानकारी कैसे? देखिए, ये बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है, इसमें तो मैं भी फंस सकता हूँ लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए कि आपको कुंडली दिखानी है और आपकी दशा ठीक नहीं चल रही है, यानी कि नेगेटिव दशा चल रही है कुछ ज़्यादा ही, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका डिसीजन गलत हो सकता है, तो आपको ज्योतिषी गलत मिल सकता है। ओके कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाएं जो आपको जो है वो हिला ढुला दे और ये कर लो वो कर लो, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। दूसरी बात यह है कि जो ज्योतिषी ये कहता है ऐसा ही होगा, वो गलत है। अच्छा, हाँ, क्योंकि अगर ऐसा ही होगा तो फिर कुछ भी करने की जरूरत क्या है? ऐसा ही होगा तो फिर कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो होगा ही। जबकि आपकी अपनी फ्री विल होती है कि आप उसके अंदर परिवर्तन लेकर आ सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ज्योतिषी के रूप में मैं समय को पढ़ता हूं, अच्छा समय, बुरा समय, मध्यम समय। आप अच्छे समय को और अच्छा कर लीजिए और जो हल्का समय है उसको हल्का कर दीजिए, और तो आप जो हैं जैसा चाहते हैं वैसा हो सकता है। तो जो ज्योतिषी कहता है कि मैं ऐसा कर दूंगा या मैं वैसा कर दूंगा, वो कुछ नहीं कर सकता। जो अच्छा ज्योतिषी होता है वो उसको आपकी कुंडली के हिसाब से आपके समय का भान होना चाहिए। और तीसरी बात, उस व्यक्ति को आपके पिछले जन्म को पढ़ना आना चाहिए। अब मैं बताता हूं कि पिछले जन्म का क्या मतलब होता है। पिछले जन्म में मान लीजिए कि आपकी उम्र 25 साल है और 25 साल की उम्र में आप कहते हैं कि सर मैं ना एक शोरूम खोलना चाहता हूं गाड़ियों का, और मैं जो हूं वो ऐसा शोरूम खोलूंगा जो कि ऐसा होगा ही नहीं मेरे प्रांत में, और उसके लिए मैं लोन लेने जा रहा हूं, पिताजी से इतना पैसा लूंगा और मैं यहां से इतना पैसा लूंगा, और ये गाड़ियों से मेरी बात हो गई है, ये वाले लोग मुझको गाड़ियां दे रहे हैं। अब मैंने आपकी कुंडली को पढ़ा और मैंने आपको बताया कि ये काम संभव नहीं है, इसमें नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि आपने अपने पिछले जीवन के अंदर जब आप 25 वर्ष के थे यही काम किया था, क्योंकि आप अपना एक्शन रिप्ले कर रहे होते हो हर जीवन के अंदर। अच्छा, हर जीवन के अंदर जैसा पिछला जीवन था वैसा एक्शन रिप्ले कर रहे थे। पिछले जीवन में आपने जरूरी नहीं गाड़ी का खोला हो, अगर आप मान लीजिए कि 1905 में पैदा होंगे तो हो सकता है कि बैलगाड़ी का शोरूम खोला हो, ठीक है। उसमें यदि आप फेल हुए थे तो आपको उसके अंदर करेक्शंस क्या करनी है ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो जैसे आप 1905 में जब आपने पहले शोरूम खोला था, जैसे वो फ्लॉप हुआ होगा वैसे इस बार भी फ्लॉप होगा। तो उसको चेंज करने का मादा चाहिए, उसका संकल्प चाहिए। ओके, अपने चरित्र को ठीक करना आना चाहिए, चित्र को देख के, चित्र मतलब भगवान को देख के। मैं कहूंगा कि इन भगवान की के चित्र की पूजा करो ताकि तुम्हारा चरित्र उनकी तरह हो जाए, और फिर जो है तुम्हारा ये काम सही हो जाएगा। तो आपके पिछले जीवन को पढ़ना आना चाहिए उस व्यक्ति को। यदि वो आपका व्यक्ति आपके पिछले जीवन को नहीं पढ़ सकता तो आपको वो एक ऐसे जाल में बिछा देगा या फैला देगा कि आप परेशान रहोगे। आपको कहेगा कि ये पूजा कर लो, जो कि सनातन की एक नेगेटिव जो है वो एक शाखा में चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे परपंच, बहुत सारी पूजाएं और बहुत सारे परपंच में डाल दिया जाता है। इससे आपको बचना चाहिए। और चौथी बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है, जिसको षोडश वर्ग पढ़ने नहीं आते। षोडश वर्ग क्या होते हैं? 16 वर्ग। षोडश का मतलब 16 वर्ग। आपकी कुंडली आपने देखी होगी, कभी डाला होगा किसी कंप्यूटर पे तो कुंडली आती है, वो
एक वर्ग होता है, उसके साथ में अलाइड 15 वर्ग और होते हैं, 15 हॉरोस्कोप्स आर ऑल्सो देयर, राइट? And who does not know how to see the 15 horoscopes in tandem with the first horoscope, वो सही प्रकार से आपके जीवन का विश्लेषण कर ही नहीं सकता। मान लीजिए कि आपकी D1 चार्ट है, D1 चार्ट के साथ आप आते हैं मेरे पास करियर देखने के लिए, तो मेरे को D10 चार्ट पढ़ने आना चाहिए, आपका D60 चार्ट पढ़ना आना चाहिए, और डिबैकल्स क्या होंगे इसके लिए D30 चार्ट पढ़ना आना चाहिए। यदि मैं ये साथ में नहीं पढ़ सकता आपके D1 चार्ट के, तो मैं ऊपर ऊपर से सतही तौर से आपको कुछ भी बता के निकल जाऊंगा, उसका लाभ आपको नहीं होगा। तो ये 4 चीजें अगर किसी को पढ़नी आती हैं, वो आपके जीवन को अच्छा कर सकता है। आपकी किस्मत भी ठीक होनी चाहिए कि आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो कि आपको ये सब बातें ठीक से पकड़ के बता दे। और सर क्या ये वायरल होने का भी योग होता है क्या आजकल? ये जो रातों रात आते हैं और वायरल हो जाते हैं, ये कौन सा योग है सर, ये बताइए। देखिए, आपने बहुत सारे पॉडकास्ट किए होंगे, कुछ उसमें से वायरल होते हैं, कुछ जो है वो चलते भी नहीं है थोड़े से भी, कुछ जो है वो आप थोड़ा धक्का लगा देते हो उसको तब चल जाते हैं। ये सारे टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइमिंग के ऊपर कर रहे हो। जैसे आप अपने देखते होगे यूट्यूब के एनालिटिक्स को कि यार ये मैं 8 बजे डालता हूँ तो सब जाएगा, या रात को मैं 12 बजे डालता हूँ तो ठीक हो जाएगा, या दोपहर में 2 बजे डालता हूँ तो ये उस प्रकार से योग जो है वो कुंडली के अंदर भी उपलब्ध होते हैं। जैसे ये आपका अच्छा वायरल होने वाला है। अरे क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं ना, एक नए स्टार आए हैं, आहान पांडे, उनकी फिल्म आई है, काफ़ी 300 करोड़ क्लब में आए। तो आप अभी बॉलीवुड फॉलो करते हैं, तो सर बता पाएंगे अगर उनकी कुछ अपडेट्स आप बता पाएँ कि क्या वो लगता है आपको, किस तरह से स्टार दिखते हैं वो आने वाले समय के? देखिए, मैं हॉरोस्कोप जो है वो फॉलो करता हूँ, और ख़ास तौर से उन लोगों का जिन्होंने कुछ ना कुछ मार्क किया होता है, क्योंकि वो किसी न किसी चीज़ के प्रतिबिंब होते हैं, पुराने किसी न किसी के प्रतिबिंब होते हैं, और ये इसमें मेरी महारत है ये देखना कि ये व्यक्ति कौन था अपने पिछले जीवन के अंदर। तो आहन के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि उसके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, और वो बहुत अच्छा नाम कमा सकता है यदि उसने अपने बुद्धि को जो है कांस्टेंट रखा, और अपने जो उसका जो टैलेंट है उसको चढ़ने नहीं दिया। अच्छा सर, ये स्टोन की इम्पोर्टेंस समझाइए। लाइक हम अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान तक अगर हम देखें तो कोई ना कोई स्टोन धारण करते हैं, तो स्टोन की इम्पोर्टेंस कितनी रहती है? बहुत है, बहुत है, बहुत है। अच्छा, हर एक बड़े व्यक्ति ने स्टोन पहना है। श्री कृष्ण, अर्जुन, श्री राम, सब ने स्टोन्स पहने हैं, और उनके नाम तो, उनके स्टोन्स जो हैं वो तो हर जगह पर लिखे हुए हैं कि हैं। वो जो है उनको काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी देते हैं। अब स्टोन का फ़ायदा क्या होता है? स्टोन का फ़ायदा ये नहीं होता कि वो आपको एकदम यश दे रहा है, ऐसा नहीं होता। वो आपको गलत स्टेप लेने से रोक सकता है, रोक लेता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ग्रह को उत्तेजित करने के लिए आया है, तो बाकी सबको वो सप्रेस कर देता है। तो यदि आपको जो है वो अपना परचम लहराते रहना है, आपको जो है वो बहुत अच्छा पॉजिटिविटी चाहिए, तो आप जो है स्टोन्स का सहारा ले सकते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि स्टोन सही प्रकार से रिकमेंड करना ये एक बहुत विलक्षण कला है, और बहुत कम लोगों को पता है। मैंने 2-4 अपने YouTube के माध्यम से जो मैंने बनाए हैं उसमें मैंने बताने की चेष्टा की है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग बहुत सारे ग्रहों को काबू करने के लिए स्टोन्स पहन के आते हैं, जो कि नहीं, गलत है। हमको वो पहनना चाहिए जिससे कि हमारे पॉजिटिव स्टार्स जो हैं वो पॉजिटिव हो जाएं और अच्छे हो जाएं। नेगेटिव स्टार्स को तो ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो अपने हिसाब से दंगा करेंगे, फसाद करेंगे। लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं कुंडली को पढ़ते हैं, ज्योतिषी, और कहते हैं भी फलाना ग्रह आपका नीच का है, आप ऐसा करो कि उसके निमित्त आप ग्रह वो आप एक कोई स्टोन पहन लो। अब वो मान लीजिए कि आपका कोई दुश्मन है, अगर वो नीच का हो गया है या वो थोड़ा सा परेशान हो गया है, तो आपके लिए तो अच्छा है ना, आपको क्यों उसको उत्तेजित करना है। और मैं देखता हूं कि कोई ग्रह खराब है उसको भी धारण किया हुआ है, कोई बहुत खराब है उसको भी धारण किया हुआ है। तो ये एक साइंस है, ऐसे धारण नहीं करना चाहिए। और बहुधा होता यह है कि आपको कभी कभी उतारने भी चाहिए। कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब आपको कोई भी रत्न पहनना नहीं चाहिए। अच्छा, जी। क्या होता है सर? ये तब होता है जब कोई भी आपका अपना सगा आपके विरुद्ध हो जाए। मान लीजिए कि आपका सगा भाई आपके खिलाफ हो जाए, तो हमको उसको ज़्यादा फिर
टेम नहीं करना होता, हमको उसका धारण नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि आपका कोई ऐसा बहुत अच्छा ग्रह है जो कि आपके विरुद्ध चल रहा है, तो 3 महीने के लिए शांत कर देते हैं उसको, हम फिर नहीं पहनते हैं। तो ये सब पता होना चाहिए कि कब पहनना है और कब नहीं पहनना है। ओके। और सर ये असली और नकली भी काफ़ी हम देखते हैं मार्केट में अवेलेबल है, इसके लिए कैसे संभले? देखिए, इसके लिए तो आपको अपने किसी अच्छे ज्योतिषी से लेना पड़ेगा, या फिर आपको किसी अच्छे ज्वेलर के पास जाना पड़ेगा जिस पे आपका विश्वास हो। अब इंडिया के अंदर तो ये चलता है कि आपने पैसे तो शायद पूरे दिए, लेकिन आपने जो है वहाँ पर कुछ और ले आए, तो भाई किसी अच्छी संस्थान से सर्टिफाइड हो जाए, किसी अच्छे गवर्नमेंट लैब से सर्टिफाइड हो जाए, वो ले लीजिए। ओके। सर आपने कहा कि जैसे कि बहुत सारे प्रेडिक्शन होते हैं, ये कहते हैं कि डंके की चोट पे कि ये 100% सही होगा। ये बताइए, ये डंके की चोट पे जो कहना है ये क्या सचमुच होता है ये? नहीं, नहीं हो सकता। देखिए, जो कहता है कि डंके की चोट पे होगा, फिर ज्योतिष का फायदा ही नहीं है, फिर तो सब कुछ बधा बधाया हो गया। ज्योतिष का तो फायदा वहां पर है, कोई ये कहे कि डंके की चोट पे निकम्मा बच्चा निकलेगा, उसको चेंज करना होता है। हाँ। वो डंके की चोट पे होता है। ज्योतिष का काम ही ये बदल सकता है, बदल सके। ओके। और ये पावर ज्योतिषी या एक ज्योतिष के पास होती है कि वो उसको बदल सके। कोई ये कहे कि ये डंके की चोट पे होगा, फिर तुम्हारी क्या जरूरत है, फिर तो ये होगा ही होगा। जब तुम्हारी जरूरत कभी आई, जब हमको ये परिवर्तित करना है, ये ऐसा करना है या ऐसा होना चाहिए, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, ये बताना काम ज्योतिष का है या ज्योतिषी का है। ओके सर, मुझे ये बताइए कि जैसे कि किसी की कुंडली में सारे ग्रह अच्छे हैं और उसको सब कुछ है, तो क्या उसे अपने कर्म करते रहने हैं या ग्रह ही उसे कामयाबी और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे? मैंने आपको बताया कि सारे ग्रह सबसे पहले तो अच्छे हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सारे के सारे पावरफुल होंगे, तो उसमें से कुछ तो आपके फ्रेंड होंगे, कुछ दुश्मन होंगे। तो अगर पावरफुल दुश्मन कुंडली के अंदर हो गए, फिर तो परेशानी का विषय हो गया कि नहीं हो गया। भगवान राम की कुंडली के अंदर भी कुछ ग्रह नेगेटिव थे, तभी तो वनवास हुआ। कुछ ग्रह नेगेटिव थे, तभी तो भार्या को उन्होंने अपने घर से बाहर निकाल दिया। कुछ ग्रह नेगेटिव थे, तभी तो लव कुश के साथ उनको युद्ध करना पड़ा। समझते हैं? कुछ ग्रह खराब होंगे, तभी तो पिता ने उनसे कहा कि जाओ, चले जाओ। पिता भी वहां खिन्न परेशान रो रहे थे, और वो भी पिता के प्रेम के बिना रहे। तो अच्छे तो कुंडली के अंदर सारे ग्रह नहीं हो सकते। कुछ अच्छे होंगे, कुछ खराब होंगे। खराबों को कैसे मॉड्यूलेट करना है अपने फायदे में, और जो अच्छे हैं उनको कैसे और अच्छा करना है, ये काम यदि आप स्वयं नहीं कर सकते तो एज ए ज्योतिषी मैं कर सकता हूँ। ओके सर, ये बताइए कि ये तो हो गई ठीक है करियर, और उसके बाद क्या हेल्थ की भी जानकारी इसके आ सकती है कि कोई भयंकर बीमारी है, उसका इलाज भी संभव है क्या ज्योतिषी से? कुंडली के अंदर 4 ऐसे भाव होते हैं जो कि हेल्थ के ऊपर 100% बताते हैं कि कैसे रहेगी। पहला भाव जो कि इसको लगन बोलते हैं, 12th हाउस जिसको बोलते हैं हॉस्पिटल्स या व्यय भाव भी होता है वो। फिर छठा भाव ये तो बीमारी का ही होता है, और अष्टम भाव क्रॉनिक डिजीजेस या इवेंचुअल डेथ का होता है। तो ये भाव कितनी प्रगाढ़ता से बीमारी आ रही है, कितनी तेजी से आ रही है, कितनी परेशानी करेगी, ये सारी की सारी जो है वहां से पता चलती हैं। तो कोई सिद्धस्थ ज्योतिषी होगा तो वो कुंडली के अंदर ये बता सकता है कि किस किस प्रकार की परेशानियां जातक को या व्यक्ति को आ सकती हैं, कब कब आ सकती हैं, वो कितनी प्रबल होंगी, कौन सी ऐसी बात होगी जो कि मृत्यु तक लेके जा सकती है, मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकती है। ये सब चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं, पढ़ने वाला चाहिए। ओके सर, क्या आप भी इस तरह से अगर कोई बीमार है, अगर जैसे कि कई आते हैं एस्ट्रोलॉजर, वो बताते हैं कि अगर किसी को कैंसर है, अगर मैं उसे देखूं और मैं उससे कुंडली के आधार पर भी सही कर सकता हूं, क्या आप समझते हैं ये सही है, और क्या आप भी ऐसे कुछ प्रैक्टिस करते हैं? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा वक्तव्य हो गया कि मैं किसी को ठीक कर सकता हूँ। मैं किसी को ठीक नहीं कर सकता। मैं कुंडली पढ़ सकता हूँ और मैं ये जान सकता हूँ कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। मुझे भगवान ने कुछ आशीर्वाद दिया है। मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी कुंडली के अंदर यदि वो योग हैं ठीक होने के, तो मैं वो आपको बता सकता हूँ। आप वो करना शुरू करिए, आपको उससे लाभ हो जाएगा। दूसरी बात जो मैं कर सकता हूँ वो ये कर सकता हूँ, मैं ये बता सकता हूँ कि आप सबसे पहले ठीक होंगे कि नहीं। नंबर 2, जो आपके पास इस समय डॉक्टर देख रहा है वो ठीक है कि नहीं।
जो आपकी तीमारदारी कर रहा है वो आपकी सही प्रकार से तीमारदारी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, आपकी जो मेडिकेशन है वो ठीक है कि नहीं, ये सारी की सारी बातें मैं आपके हॉरोस्कोप से पढ़ सकता हूं। तो यदि कोई व्यक्ति जो कि परेशान होता है वो मेरे पास आता है तो मेरा यही जाता है कि पहली बात तो ये ठीक होगा कि नहीं होगा, और यदि नहीं हो रहा है तो कौन सा ऐसा कारण है जो कि इस समय सबसे ज्यादा बलवान है या बलिष्ठ है, उसको मुझे बताना होता है कि ये तुम काम जो है वो करो तो इससे ठीक हो जाएगा। बहुत बार आपको डॉक्टर चेंज करना होता है, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, यहां तक कि फोर्थ ओपिनियन, या कि आपको अपना स्टेट भी बदलना पड़ सकता है किसी ओपिनियन के लिए। और फिर एक और इसके अंदर होता है कि जो कंटेम्पररी जो इलाज होते हैं क्या वो आपके लिए सिद्धस्थ हैं या आपको अपनी विधा चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथी या फिर किसी यूनानी किसी और पद्धति पे जाना पड़ेगा। ये भी आपके हॉरोस्कोप से पता चल जाता है कि किससे आपको प्रचंड लाभ मिल सकता है। ओके। और सर ये हम सुनते हैं ना कि वास्तु का भी बहुत इम्पैक्ट होता है किसी के हेल्थ पे, अगर उसका बाथरूम सही दिशा में नहीं है, किचन सही दिशा में नहीं है, तो क्या ये भी मैटर्स करते हैं? भाई ऐसा अगर किसी ने कहा है तो तुड़वाने की जरूरत नहीं है भाई, मत तुड़वाना, चेंजेस कर लेना। और सबसे बड़ा चेंज क्या होता है, घर के अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। यदि आपके घर में खिलखिलाहट है, सब हंस खेल रहे हैं, तो वास्तु खराब हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये समझ लीजिए आप, बहुत सिंपल सी, अगर घर का हर एक प्राणी हंस रहा है, खेल रहा है, शाम को बैठ के भोजन कर रहा है, तो आपके घर का वास्तु खराब नहीं है, निश्चिंत हो जाइए। और यदि आपको लगता है कि नहीं, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, शाम को खाना नहीं खाते हैं, किसी ना किसी बात पे तुनक मिजाजी हो जाती है, तो सबसे पहले तो ये वास्तु ठीक कर लीजिए किसी तरीके से। अगर ये नहीं हो रहा है तब भी तो उसका अगला उपाय है, और वो है सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। घर के अंदर सुंदरकांड का पाठ 11 बार करिए, हर महीने में एक बार, किसी भी शनिवार को कीजिए। कब कीजिए? शाम के वक्त कीजिए। मान लीजिए कि आप मुंबई में रहते हैं, देखिए कि कितने बजे सूर्यास्त होगा, 7:15 बजे, तो आप जो है 6:45 बजे, यानी कि आधे घंटे पहले घर में सुंदरकांड का पाठ कीजिए, 1 घंटे में उसको समाप्त कीजिए, यानी कि जब दोपहर मिलते हैं तब उसको इस्तेमाल करिए, और महीने में एक बार कीजिए। थोड़ा सा प्रसाद रखिए, घर के सदस्यों को दीजिए, किसी और को मत दीजिए। आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर जो वास्तु है वो अपने आप ही ठीक होना शुरू हो गया। आपको नींद आती है कि नहीं आती है, आपको जो है घर के अंदर एक पॉजिटिव फील आता है कि नहीं आता है, ये सारी की सारी चीजें आनी आपको शुरू हो जाएंगी। घर के अंदर खिलखिलाहट आती है कि नहीं आती है, अपने बच्चों को देख के गुस्सा तो नहीं आती है, या अपने आपके माता पिता को आपको देख के गुस्सा तो नहीं आती है, बीवी और हस्बैंड के बीच में लड़ाई ज्यादा तो नहीं चलती है। ये सारे का सारा घोतक है कि घर के अंदर वास्तु या तो ठीक है या ठीक नहीं है, और ठीक नहीं है तो सुंदरकांड का पाठ ना तुड़वाओ ना कुछ करो, ये काम कर लो। सर क्या साइंस है, थोड़ा समझाइए ना, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कह दी। ये हमारे बुजुर्ग कहते रहते कि इस महीने में एक बार सुंदरकांड का पाठ जरूर करिए, और आप भी वही बात कह रहे हैं। तो क्या इफेक्ट करता है, ये कैसे वर्क करता है? सुंदरकांड का जब आप पाठ करते हैं तो आप साक्षात हनुमान जी को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, और जब अगर वो आ जाते हैं, एक बार में नहीं आएंगे, दूसरी बार में आएंगे, दूसरी बार में आएंगे, तीसरी बार में, 11 बार कर रहा हूं मैं, एक ना एक दिन तो आ जाएंगे। आपके अंदर वो सद्बुद्धि आपको खुद पता लग जाएगा कि उनका वास हो चुका है। जिस घर के अंदर हनुमान जी आ गए तो उसका वास्तु दोष अपने आप भंग हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब ये सारी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पोजीशन रिलेटिव होती हैं, आप जानते होंगे। जो चीज आपके लिए ईस्ट यहां है, ईस्ट, आप थोड़ा सा आगे चले जाइए, उधर बैठ जाइए, तो वो आपको लगेगी ये कुछ और पोजीशन हो गई, वो वाली पोजीशन कुछ और थी। ये सारी की सारी रिलेटिव पोजीशन है। जो आपकी साउथ पोजीशन है वो दूसरे व्यक्ति के लिए जो है वो आगे पहुंच जाइए तो वो ईस्ट हो सकती है उसके लिए। ये मतलब समझने की बात यह है कि आपकी पोजीशन जैसे ही चेंज होती है तो वो साउथ जो है वो ईस्ट बन सकता है, या ईस्ट जो है वो वेस्ट बन सकता है। तो आपको अपनी पोजीशन को चेंज करना है। एक बार आपको हनुमान जी आमंत्रित कर लेंगे तो घर के अंदर पॉजिटिविटी होनी शुरू हो जाएगी। अब मुझको एक व्यक्ति कहता है कि मेरा कमरा जो है यहाँ बाथरूम है और ये है वो है और ये ईस्ट की तरफ है, उससे पीछे वाला प्लॉट जिसका घर उधर से है उसके लिए वो कह रहा है मेरा ये साउथ है, या मेरा तो ये जो है वेस्ट पोर्शन पे आ गया, जबकि दोनों के दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं। एक के लिए वो ईस्ट हो गया क्योंकि इधर से है, और वो क्योंकि वहां से अपने घर की एंट्री कर रहा है, तो वही पोजीशन जो है वो उसके लिए उल्टी हो गई, वो वेस्ट की हो गई पोजीशन उसके लिए। तो
आप समझने की कोशिश कीजिए कि घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी चल रही है, नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए घर में हनुमान जी को बुलाइए, काम हो जाएगा। ओके, तो मतलब ये वास्तु के चक्कर में, क्योंकि हम शहरों में रहते हैं, फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, तोड़ फोड़ और ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। वास्तु का मतलब होता है कि आपके सारा घर जो है वो बिना वास्तु का है। क्यों? वास्तु का पहला नियम तो ये होता है कि आपके बाउंड्री वॉल के ऊपर कोई भी दीवार नहीं होनी चाहिए। बताइए, है? नहीं है। ओके। मैं वास्तु के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन वास्तु को तोड़ फोड़ का जरिया नहीं बनाना चाहिए। एनर्जी को रेगुलेट करना है। आप अपने आप को ओरिएंट कर लीजिए, घर के अंदर शांति लाने की चेष्टा कीजिए। प्रयास तो आपको ही करने पड़ेंगे ना। मान लीजिए कि आपकी वाइफ से बनती नहीं है और आप कहें मेरा वास्तु खराब है, पहले वाइफ से बना के तो देखो ना क्यों नहीं बन रही है। करेक्ट है, वास्तु ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जैसे कि इंसानों की कुंडलियां होती, क्या देश की भी कुंडली होती है? क्यों नहीं होती है? अच्छा। देश की होती है। हाँ। मैं इसमें सिद्धस्त हूं। मैं अभी आपको बताऊं कि मैं एक सीरीज कर रहा हूं वॉरफेयर की, जिसके अंदर मैं जो हूँ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारत के ऊपर जब कोई हमला होगा सन 2030, 35, 40, 50 में, वो किस तरीके से हमला होगा और हमको किस प्रकार से अपने आप को जो है सशक्त करना है। ठीक है सर, प्लीज बताइए, ये बहुत जरूरी है। हाँ। तो अगर मान लीजिए 2040 में किसी प्रकार से हमला होने वाला है तो वो कौन करेगा, किस प्रकार से होगा, और वो एक ट्रेडिशनल फोर्स से नहीं हो रहा है, वो किसी ऐसी चीज से हो रहा है जो कि आज की डेट में हमको पता ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे युवा जो कि 2040 में 25 साल के होंगे, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए उनको, ताकि वो 2040 में वो चीज करें जो कि देश के लिए फायदेमंद हो, उनको एम्प्लॉयमेंट दे और देश को शक्ति मिले उससे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब लोग मेरे चैनल पे जाएं तो वॉरफेयर देखें मेरा। वो भारतवर्ष को सशक्त करने के लिए सबसे अच्छा जो है वो मैंने सीरीज बनाई है, लेकिन लोग उसको भी समझते नहीं है, शायद 10 साल के बाद समझेंगे। Okay. तो जिस तरह से हमारे पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ रिलेशन, क्यों है इन पड़ोसी देशों के साथ इतनी खटपट हमारी? पड़ोसियों के साथ तो रहती ही है। देखिए, पड़ोसी का जो संबंध होता है वो 2-12 का होता है, 2-12 का रिलेशनशिप होता है। तो वो जो है गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है। तो नॉर्मली हम जब तक गिव करते रहते हैं तब तक तो ठीक रहता है, और जैसे ही टेक करने की कोशिश करते हैं तो वैसे ही वो उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो वो भाई जिसने आपसे जमीन ली हो उसके साथ आपके रिलेशनशिप कभी ठीक नहीं हो सकते। वो भाई जिसने आपसे जमीन ली हो, जो उसका सपोर्टर होगा, उससे आपके रिलेशनशिप कभी भी ठीक नहीं हो सकते। ये एक तो नॉर्मल बात है। आप अपने घर में उठा के देखिए कि आपका अगर सपोज घर में बंटवारा हुआ हो और एक भाई ने दूसरे भाई को कुछ घुसा मुक्का लात हुई हो और एक प्रॉपर्टी ले ली हो, और जो उसके सपोर्टर होंगे सब उसके दुश्मन हो जाते हैं। जी 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 जी। सर, पाकिस्तान के साथ जिस तरह से हमारा क्लैश चल रहा है, आप कैसे देखते हैं, और आने वाले समय में भारत को किन तरह की तैयारियां करनी चाहिए, अगर आप बता पाए तो? देखिए, पाकिस्तान के साथ मैंने सीरीज बताया वॉरफेयर, उसमें मैं बताने की चेष्टा कर रहा हूं कि उसको पूरा सपोर्ट हासिल है। हम जितना मर्जी कह दें कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम शक्तिशाली हमको बनना पड़ेगा, और वो शक्तिशाली ना होते हुए भी बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि उसके साथ जो हमारे विरुद्ध काम करते हैं वो देश उसके साथ खड़े हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, राइट। ये सब उसके साथ खड़े हुए हैं। तो हमको उनके बराबर अपना बल बनाना पड़ेगा। किनके बराबर? चाइना के और यूएसए के। तभी जाकर आपका ये वाला जो नेबर है या ये पड़ोसी है, ये आपके काबू में आएगा, वरना ये रोज कुछ ना कुछ आपको परेशानी करता रहेगा। पिछले कई सालों से कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे पास अब वो वाला संसाधन होने चाहिए जिससे कि हम डोमिनेट कर सकें। और हमको डोमिनेट करने के लिए इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि बड़े बड़े टैंक और बड़े बड़े चीज़ें नहीं चाहिए। मैंने पहले एपिसोड बनाया था, ये मैंने कहा था कि 6.25 लाख करोड़ रुपए का खर्चा करते हैं हम लोग भारत को सशक्त रखने के लिए, जिस प्रकार से होता है 6.25 लाख करोड़। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि यदि हम इसमें से कुछ हिस्सा अपने बच्चों को, अपने युवाओं को पढ़ाने में लगा दें, ताकि वो एक ऐसा वॉरफेयर लेकर आए, ऐसा एक काम कर रहे हैं जो कि लोगों ने सोचा ही ना हो। लोगों के अकाउंट बंद हो जाएं विदेश में, लोगों का पैसा जो है वो फ्रीज हो जाए, लोगों के वॉरफेयर के सिस्टम जिसके ऊपर वो हमको धमकाते हैं कि हम न्यूक्लियर वॉर ठोक देंगे, वो वहाँ पर हम सीज करना सीख जाएं। हम जो है सैटेलाइट भंग करना सीख जाएं, जो कि
चलती हैं, मान लीजिए कि आपकी कम्युनिकेशन को ही तोड़ने का हम हुनर सीख जाएं, तो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे और काम भी हो जाएगा। ये चाइना जो है वो इतना सुपर पावर कैसे हो गया? अगर आपने उसकी कुंडली पढ़ी हो तो बता पाए। देखिए, वहाँ पर जो है वो शनि का बहुत बड़ा साथ है उनको, और शनि का साथ जो है वो हमारे साथ भी है, लेकिन वहाँ के शनि और हमारे शनि में फ़र्क है। वहाँ पर स्ट्रिक्टनेस बहुत है, वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टनेस है। यदि आपने काम सही प्रकार से नहीं किया तो देन एंड देयर आपके जो है इलाज कर देते हैं वो। आपने रिश्वत ली या रिश्वत में पकड़े गए, या फिर आपने कोई ऐसा काम किया जो कि नेशन के विरोध में है, तो वो तुरंत आपका इलाज कर देते हैं। हिंदुस्तान के अंदर हम इलाज नहीं कर पाते, हम तो किसी के पीछे पड़ जाते हैं। हम शनि बहुत है हमारे पास, जितना मैन पावर, मैं मैन पावर हूँ, शनि हूँ, राइट। हम मैन पावर का अपना पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे। यहाँ पर लोग जो हैं अपने लिए ज़्यादा कर रहे हैं, नेशन के लिए नहीं कर पा रहे हैं। हम जो है बहुत नेशन के भक्त हैं, जब भारत की बात होती है सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ से हटते हैं तो हम सब के सब जो हैं सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। तो शनि को अगर हम सही प्रकार से ओरिएंट कर पाए और उसको राहु के साथ मिला पाए, तो निश्चित तौर से अगले आने वाले 20 साल भारत के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। 2030-32 के बाद तो बहुत अच्छा हो सकता है, प्रोवाइडेड हम इस शनि को सही प्रकार से ओरिएंट कर पाए और राहु को सही लेकर चल पाए। तो भारत को विश्व गुरु बनाना है, क्या लगता है मोदी जी के रहते हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं, या मोदी जी जैसे और भी आप लीडर्स आने वाले समय में देख रहे हैं? अरे सर, भारत विश्व गुरु बनेगा, तो बनाना नहीं है, बनेगा। हमको सही डायरेक्शन चाहिए। मोदी जी हैं, मोदी जी के बाद दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे, और हमको भगवान की असीम अनुकंपा से अच्छे लीडर्स मिलते रहेंगे उनके बाद भी। नॉट टू वरी अबाउट, विश्व गुरु बन के रहेंगे। मोदी जी की खासियत बताइए, क्या लगता है उनकी कुंडली में ऐसा क्या है, और वह आने वाले समय में उनकी कुंडली जो है वो कितनी उन्हें सपोर्ट करेगी? देखिए, मोदी जी के बारे में तो मैंने बहुत बार एनालिसिस किया हुआ है, वो अलग अलग चैनल्स पे पड़ा हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसे इंसान हैं जो कि एक बार जो मन में ठान लेते हैं उसको एंड तक लेके जाते हैं। ये एक पब्लिक फिगर का, एक सामाजिक कार्यकर्ता का, एक राजनेता का सबसे बड़ा धर्म होता है कि एक बार जो सोच ली बात उसको जो है वो कार्यान्वित करे। तो सबसे बड़ा योग उनकी कुंडली के अंदर ये है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो है जितना सेल्फलेस काम करें, यानी कि अपना उत्थान ना करते हुए समाज के उत्थान के पीछे लगें, वो यदि योग कुंडली के अंदर होता है तो वो एक बहुत सफल राजनेता का योग बनता है। वो उनके हॉरोस्कोप के अंदर है। अब बात यह है कि बहुत सारे ऐसे डिसीजन हो सकते हैं जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हों, क्योंकि इंडिया के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट बात नहीं चलती है, मतलब ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, सारा ग्रे मैटर होता है। तो बहुत चीज़ें ऐसी भी करनी पड़ती हैं ताकि हर वर्ग, हर प्रांत, हर स्टेट जो है वो हैप्पी रहे, खुश रहे। तो ये इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। उसके अंदर भी उनका जो है वो जवाब अच्छा कोई है नहीं, कोई मतलब देयर इज नो रिस्पोंडेंट टू हिम। तो एक तरीके से वो सब कुछ ठीक है। तो मैंने तो एक इंटरव्यू में अभी कुछ दिनों पहले जब मैं दे रहा था तो मैंने एनालाइज करके आया था, उन्होंने पूछ भी लिया था, मैं कहा 2034 तक तो गए नहीं, वो रहने वाले हैं। राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है? राहुल गांधी की कुंडली बहुत अच्छी है। और अच्छी क्यों कहूँगा मैं, वो इसलिए कहूँगा कि डिस्पाइट प्रॉब्लम्स, डिस्पाइट हैविंग नेगेटिव योगास इन द हॉरोस्कोप, स्टिल ही इज एबल टू लीड ए पार्टी। सर, मुझे ये जानना है कि जैसे एस्ट्रोलॉजी एक हमारी पर्टिकुलर हिंदू धर्म को लोग ज़्यादा मानते हैं या उसमें आते हैं, लेकिन जो धर्म के लोग जो नहीं मानते, क्या वो अभी भी आपके क्लाइंट हैं? ऐसे बहुत सारे दूसरे धर्म के लोग होते हैं जिनके पास अपना बर्थ टाइम होता है, तो उनकी कुंडली बनती है। तो आपका जो प्रश्न है कि आपके पास हैं, तो बहुत लोग हैं मेरे पास जो कि मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं, राइट, और भी अलग अलग किस्म के लोग हैं। सऊदी अरेबिया के लोग हैं, राइट। काफ़ी सारे अंग्रेज हैं जो इसको करते हैं, और वो सब के सब मेरे क्लाइंट होते हैं। वो मुझसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जिज्ञासु होते हैं। पाकिस्तान से काफ़ी लोग होते हैं जो कि बात करते हैं, वहाँ के जो जिनको डर लगता है कि कहीं नीचे ना गिर पाएँ, कि ना गिर जाएं। वहाँ की काफ़ी सारे सीरियल्स जो आते हैं,
उनके जो अदाकार हैं वो मेरे क्लाइंट हैं। ठीक है सर, एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा मिथ क्या है, आप क्या समझते हैं जो हर किसी को जानना चाहिए? जो बातें फैलाई गई हैं ये एक सबसे बड़ा मिथ है। आप देखिए, सबसे बड़ा मिथ, बहुत सारे मिथ हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके, लेकिन ये कोई विज्ञान आपके समय को ठीक करने का नहीं है। ये विज्ञान आपको संभालने का है। या ये ठीक, कोई कहे कि मैं ठीक कर दूंगा, आपको संभाल देगा। ये आपको उतना झटका नहीं लगने देगा जितना होना चाहिए। आपको एक तरीके से इंडिकेशन दे देगा कि क्या दिक्कत आ रही है और आपको कैसे वहां से बचना चाहिए। ये जो है सबसे बड़ा मिथ है। दूसरा, कोई ये कहे कि ऐसा हो जाएगा, ये उपाय कर लो, वो भी बड़ा मिथ है कि ऐसा जो है वो 20, 25, 30% तो चेंज हो सकता है। लेकिन कोई कहे कि मैं दावे से कहता हूं, तो वो जब तक उसकी कुंडली में नहीं लिखा हुआ तब तक नहीं हो सकता। तो वो तो हमको रूट चेंज करना पड़ेगा। रूट चेंज करना जिसको आता है वो ये काम जो है वो बहुत आराम से कर सकता है। आप भी करते हैं सर? मैं कहता हूँ कि भैया गाड़ी वाड़ी छोड़ दो, बीएमसी की बस पकड़ लो, उससे पहुंचो। वैसे नहीं पहुंच पाओगे, जाम में फंस जाओगे। ठीक है, वेरी नाइस। कुछ लोग शेयर मार्केट को लेकर भी दावा करते हैं कि आज कौन सा शेयर जाएगा, कहाँ पैसे लगाओ, कहाँ मत लगाओ, और इस चक्कर में काफ़ी कुछ न्यूज़ आती रहती है। आप बताइए, क्या शेयर मार्केट भी प्रेडिक्ट हो सकता है? देखिए, बहुत सारे लोग इसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं उनको अपनी कुंडली ज़रूर दिखवानी चाहिए पहले, कि उनका योग शेयर मार्केट में कितना है, वहां से लाभ लेने का। अब एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको। आप शेयर मार्केट में इंट्राडे करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं या लॉन्ग टर्म करते हैं, ये योग आपकी कुंडली के अंदर लिखे होते हैं। बहुत लोग जो हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग में चले जाते हैं और उनको नुकसान होता है, जबकि हॉरोस्कोप के अंदर ये लिखा होता है कि वो शेयर मार्केट से प्रॉफिट ले सकता है। तो फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान क्या हुआ? क्योंकि उस ज्योतिषी ने नहीं देखा कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकता, इंट्राडे शायद नहीं कर सकता, वो एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे काम करना शुरू करेगा तो उसको अच्छा काम हो जाएगा। लॉन्ग टर्म का मतलब 3 महीने 4 महीने की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ऐसा करेगा तो उसको लाभ हो जाएगा। तो ये सब देखना कुंडली के अंदर बहुत जरूरी है। कारक ग्रह होता है बुध, दशम भाव का अधिपति, सेकंड हाउस का लॉर्ड, 11th हाउस का लॉर्ड, और इंस्टेंटेनियस गेन पंचम भाव और अष्टम भाव, इनका कनेक्शन अगर अच्छा होता है तो शेयर मार्केट से अच्छा लाभ ले सकता है। बशर्ते ये देखना होता है कि हमको कि कौन सा ग्रह थोड़ा सा दूर है, तो वो वाला वो काम उनसे ना कराएं, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग कराएं ना कराएं, डेरिवेटिव मार्केट में कुछ भी कराएं ना कराएं, इंट्राडे कराएं ना कराएं, ये सब चीज़ें वहाँ से हमको पता लग जाती हैं। ओके सर, हम देखते हैं ना कि किसी भी जोड़े की बात हो, उनकी कुंडली मिलाई जाती है। समटाइम्स कहा जाता है 36 के 36 गुण मिल रहे, 34 गुण मिल गए, 35 गुण मिल रहे, लेकिन हम कुछ समय के बाद देखते हैं कि फिर उनके बीच में कलह देखी गई, जोड़ा नहीं सरवाइव कर पाया, उस तरह से अलग अलग हो जाते। तो ये चीज़ें कैसे हो जाती है जब सारे गुण तो मिल रहे थे, सारी चीज़ें थी? देखिए, अगर गुण मिलना ही सब कुछ होता तो कोई शादी टूटती नहीं। अच्छा। गुण मिलना जो है वो 20% है ऑफ द हॉरोस्कोप मैचिंग, ओनली 20%, ओनली 20%। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं जिसको लोग मिलाना नहीं जानते हैं। और मैं बहुत सारे पॉडकास्ट और बहुत सारे अपने यूट्यूब के अपने प्रोग्राम्स के माध्यम से बताता हूं कि भाई जो आप तुरंत अपना जो है वो मैचिंग कर लेते हो, वो मैचिंग वैसे मत किया करो। वो एक आधार होता है आगे बढ़ने के लिए, वो आधार नहीं है तुरंत हाँ करने के लिए या तुरंत मना करने के लिए। 4 गुण भी मिल रहे हो 36 में से तब भी विवाह टिक सकता है, और 36 के 36 मिल रहे हो तब भी विवाह भंग हो सकता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि वो कौन सी ताकतें हैं जो कि आपके विवाह को बना के रखेंगी या बिगाड़ देंगी। तो वो
बताना चाहूँगा कि जब मंगल की ताकत होती है थोड़ी सी वो होती है कि मंगल की क्या प्रधानता है, कहाँ बैठा हुआ है, दोनों हॉरोस्कोप्स में। इसके बाद जो कारक होते हैं शादी के, अब कारक कौन होते हैं? डूअर्स ऑफ मैरिज। वो गुरु होता है यानी कि जुपिटर, वीनस होता है यानी कि शुक्र, और 7th हाउस का लॉर्ड होता है, और लड़कियों के केस में मंगल भी होता है। इनकी पोजीशन विज टू विज द सेकंड हॉरोस्कोप कैसे होती है उसको हम मैचिंग कराते हैं। अगर एक कुंडली में वीनस हल्का है तो दूसरे हॉरोस्कोप के अंदर हल्का नहीं होना चाहिए, वरना आपसी प्रेम खत्म हो जाएगा, रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। मान लो एक कुंडली के अंदर गुरु हल्का है और एक में वो उसमें भी हल्का है, तो गुरु इज द लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज, कि कितनी वो मैरिज चलने वाली है। यदि दोनों में हल्का हो गया तो की शादी टूटनी ही टूटनी है, चाहे वहां पर 36 गुण मिल रहे हो। अगर वो आपस में उनके समन्वय नहीं है तो वो विवाह चलेगा नहीं। तो ये सब मैच करना बहुत जरूरी है। यदि ये मैच हो जाता है तो बहुत अच्छा चलता है। ओके तो सर ये जो लव मैरिज हो जाती है वो सरवाइव कर जाती है, और जो नहीं, मतलब हमने कहा 36 गुण मिले उनके नहीं, तो मेनली ये गुरु का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देखिए, अगर कुंडली के अंदर हो सकता है कि शादी हो रही हो, लव मैरिज हो रही हो, कुंडली कभी दिखाई ना हो, उनकी कुंडली अच्छी मिल रही हो, तो शादी चल जाएगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर एक लव मैरिज टूटती है, और ऐसा भी नहीं है कि हर एक अरेंज मैरिज चलती रहती है। अगर कुंडली गलत मिली हुई है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा कि जो लोग होते हैं वो कुंडली मिलाई उन्होंने कंप्यूटर्स के ऊपर, या पंडित जी ने कुंडली मिला दी और कहा कि हाँ हाँ बहुत अच्छे गुण मिलते हैं, शादी कर दो, और उनका विवाह जो है वो 3 महीने में टूट जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? द मैचिंग हैज नॉट बीन डन द राइट वेरी वे। और राइट वेरी वे वही है कि मेरी वेबसाइट पे जाकर देखो, मेरे ब्लॉग्स को पढ़ लो, मेरी वीडियोस को देख लो कि सही तरह से होता कैसे है, उसके बाद आगे जाओ। वरना हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि यार ये तो बहुत अच्छी मिली है, लेकिन वो टूट जाए। अच्छा सर, एक चीज़ ये देखी जाती है कि जब भी कुंडली में है तो उसमें नाड़ी दोष का बहुत इंपॉर्टेंस है। नाड़ी दोष अगर सेम नाड़ी है तो आप बिल्कुल शादी ना करिए, क्या इसका भी इलाज है? बिल्कुल इलाज है इसका। ओके। और आजकल तो बहुत है। नाड़ी का मतलब प्रोजेनी, नाड़ी का मतलब होता है कि संतान के का विषय में बताना, विवाह के बाद संतान कैसी होगी। तो नॉर्मली जेनेटिक इश्यूज तो नहीं है, या फिर संतान होगी कि भी नहीं होगी। तो उसके लिए हम, अगर सपोज कोई 2 प्रेमी हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन जब कुंडली मिला के देखते हैं तो नाड़ी दोष है, तो नाड़ी भंग करने के बहुत सारे पॉस्चुलेट्स हैं, राइट, कि वो नाड़ी भंग हो जाती है। तो वो मैं बता नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि वो एक बहुत कोर एस्ट्रोलॉजी हो जाएगी, लेकिन फिर भी नाड़ी दोष को भंग करने के बड़े सारे कारण हैं। लेकिन अगर नाड़ी दोष भंग नहीं हो रहा है तब भी नाड़ी दोष को देखा जा सकता है। अपने ब्लड टेस्ट कराइए और देखिए, डॉक्टर से पूछिए कि कोई जेनेटिक इशू तो नहीं है। पहली बात, अगर जेनेटिक इशू नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाद में आईवीएफ वगैरह करके भी हो सकता है। तो आईवीएफ योग भी होता है, यानी कि अगर सपोज नाड़ी दोष है तो क्या कुंडली के माध्यम से, आईवीएफ के माध्यम से या आईयूआई के माध्यम से संतान मिल भी रही है कि नहीं। अगर वो मिल रही है तो आईवीएफ तो बहुत कॉमन सी बात है। और आजकल बच्चे बहुत लेट शादी कर रहे हैं, 30, 32, 35 तो आम बात हो गई है। वैसे वहां तक पहुंचते पहुंचते अपने आप ही दिक्कत हो जाती है सबको। तो आईवीएफ योग जरूर आज की रेट में जो 32, 33, 35 साल में शादी कर रहे हैं, ये चेक करा लेना चाहिए। हो सकता है कि नेचुरल वे से संतान ना हो रही हो, लेकिन अगर कुंडली के अंदर आईवीएफ योग है, यानी कि असिस्टेड मीन से काम हो सकता है, तो निश्चित तौर से लाभ हो जाएगा। ओके। अच्छा सर, जैसे हमने देखा था कि जब बच्चन साहब के बेटे हम अभिषेक की शादी हो रही थी ऐश्वर्या के साथ, तो मंगल का काफ़ी था, मंगल दोष की बात की गई थी, उसके बाद काफ़ी उसके तो क्या ये इम्पैक्ट करता है? मतलब अगर इलाज किया जाए तो हो जाता है संभव, या ये लॉन्ग टाइम में अपना असर दिखाता है? देखिए, लॉन्ग टाइम में असर दिखाता ही है, दिखाता ही है। तो आपको बार बार पूजा करनी पड़ती है। अब पूजा का क्या मतलब हुआ? आपका दिमाग अकस्टम हो जाता है कि यार कोई प्रॉब्लम है, मुझे इसको इस प्रकार से खत्म करना है। धीरे धीरे क्या होता है कि आप वो बात भूल जाते हैं, और आप फिर अपनी तरह से एक नेचुरल तरीके से जैसे आप हैं वैसे बिहेव करना शुरू करते हैं। तो बार बार पूजा का मतलब ये होता है बार बार अपने दिमाग को याद दिलाना कि भाई इस शादी में दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, मंगल यहाँ पर प्रचंड है, अष्टम भाव के अंदर है, दिक्कत दे सकता है, परेशानी दे सकता है। तो इसीलिए ये बार बार विधि
की जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो कि विधि करने के बाद भी संभलते नहीं हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि एक बार विधि करने के बाद समझ जाते हैं कि हमको किस प्रकार से रहना चाहिए। तो वो उनके चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि वो अपने दिमाग को किस प्रकार से कूल रख सकते हैं या कूल रखते हैं, वहां से पता चल जाता है। ओके सर, एस्ट्रोलॉजी में ऐसे कौन से दोष हैं, जैसे जैसे हमने कहा मंगल दोष की बात की, काल सर्प दोष का सुना जाता है, ऐसे कौन से दोष हैं जिनका इलाज नहीं है, जिनके मतलब मुश्किल हो जाता है किसी भी इंसान के लिए उससे बच पाना? अल्प आयु योग, किसी की कुंडली के अंदर अल्प आयु योग हो तो बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसके अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य जो है वो संभव नहीं हो पाता और व्यक्ति की प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तो वो हमको ज़रूर देखना चाहिए कि ऐसी अवस्था में कोई बच्चा पैदा ना हुआ हो जिसको अल्प आयु योग हो, क्योंकि बच्चे नॉर्मली बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं, ना तो वो समझते हैं ना समझ पाते हैं कि कैसे करना है। तो वो एक योग है जो कि परेशानी का योग होता है। दूसरा एक होता है योग जिसको बोलते हैं प्रचंड दरिद्र योग। दरिद्र योग, वो योग जो है वो ऐसा होता है कि रात को आपके पास पता नहीं क्या क्या है और सुबह आपके पास कुछ भी नहीं है। तो वो जो है किसी को, अगर किसी की कुंडली में है तो बहुत उसको फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। उसको जुए से, सट्टे से दूर रहना चाहिए। जुआ सट्टा का मतलब आप समझ गए होंगे, शेयर मार्केट से भी उसको बहुत नुकसान पॉसिबल हो सकता है। और यदि उसका कनेक्शन 5वें या 8वें घर से नहीं है तो उसको जो है वो लॉस हो सकता है इंस्टेंटेनियस। उसको अपने घर से ही बहिष्कृत किया जा सकता है, यानी कि पैदा तो हुआ हो वो राजा के यहाँ पर, लेकिन पूरी की प्रॉपर्टी कोई और हड़प कर जाए। ये चीज़ें जो हैं वो हॉरोस्कोप के अंदर होती हैं, जिससे बचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके सर, मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे कि अगर हम अंबानी की बात करें, मुकेश अंबानी साहब और अनिल अंबानी दोनों ही भाई थे, दोनों ही लगभग सेम प्रॉपर्टी के साथ अलग होते हैं, बट एक कामयाबी की तरफ जाता है और एक नीचाइयों की तरफ। ये इसमें भी योग होता है इसमें? मैं देखिए, वो तो भाई भाई का बात हो गई ना, वो तो अलग अलग कुंडली हो गई। अलग अलग कुंडली तो ट्विंस की भी होती है, जबकि दोनों का टाइम एक जैसा, ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, लेकिन फिर भी अलग ट्विंस की कुंडली अलग होती है। तो ये तो छोटे बड़े काफ़ी फ़र्क है, तो इनका अलग अलग योग है। किसी को जो है वो कोई चीज़ सुहाती है और किसी को नहीं सुहाती। तो अनिल जी के अंदर एक अलग किस्म की ऊर्जा है, वो ऊर्जा कहीं कहीं उनको ध्वस्त करती है, और जो दूसरे जी हैं, मुकेश जी हैं, उनकी अलग किस्म की ऊर्जा है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि दोनों के हॉरोस्कोप के अंदर प्रचंड दरिद्र योग है। दोनों में अनिल जी का एक्टिवेट चल रहा है, उनका डीएक्टिवेटेड है, लेकिन वो भी एक्टिवेट हो सकता है। प्रचंड दरिद्र योग, उनको उसका उपाय करना चाहिए। और उनका उपाय क्या है ये मैं बता रहा हूं, खासतौर से उनको, मुकेश भैया को, कि भैया आप जो हैं जब भी कोई बड़ा योजना परियोजना में करें जिसमें सरकार का योगदान हो, तो आपको कंसल्टेशन कर लेनी चाहिए किसी अच्छे व्यक्ति के साथ, वरना दिक्कत आएगी। देखते हैं पूजा पाठ तो काफ़ी करते हैं। पूजा पाठ से मैंने बताया ना कि आपका चित्त चेंज होता है। यदि आप उसको कहाँ पर अपने स्टेप्स रखने हैं, कहाँ पर नहीं रखने हैं, वो समझ जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। ओके सर, आज के टाइम पर आप यूथ को आपकी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं तो ये देखना चाहूँगा कि सपने देखो भाई, सपनों को जीना शुरू करो, और बहुत बड़े बड़े सपने बनाओ, लेकिन उसके साथ ना एक टाइमलाइन जरूर बनाओ कि ये टाइमलाइन है। अगर आपको लगता है कि टाइमलाइन के अंदर वो चीज़ें नहीं अचीव हो रही हैं, तो आपको जो है अपने सपनों को रीएडजस्ट करना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने टाइमलाइन को बहुत ज़्यादा लंबा खींच दिया, पता लगा कि कहीं और आप जाने के लायक नहीं बचे, आपके अंदर बहुत प्रचंड
पॉजिटिविटी है उसका उपयोग करिए, और हर एक कुंडली के अंदर होता है। एक बात मैं बताऊं, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं सर मेरा हॉरोस्कोप देख के बताइए ये कितना अच्छा हॉरोस्कोप है या कितना खराब है। ऐसा होता ही नहीं है, हर एक का हॉरोस्कोप अच्छा होता है, उसको चलना आना चाहिए उस हॉरोस्कोप के हिसाब से। तो आपको ये पता चल जाए कि आपके अंदर क्या क्या पॉजिटिविटी है और कहाँ तक आपको एक्सपेरिमेंट करना है। मैं कभी भी नहीं कहता कि आप ये काम मत करो, लेकिन एक म्याद दो, एक टाइम दो कि भाई मैं तब तक करूंगा, उसके बाद फिर अगर नहीं हुआ वहां पर तो फिर छोड़ के वो वाला काम करूंगा। यस, करो। ओके। एस्ट्रोलॉजी सर इतनी वास्ट है कि आम इंसान चीज़ों को समझ नहीं पाता। वहीं न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 नंबर होते हैं, चीज़ें बहुत रिलेट, तो एक अलग तर्क हो जाता है। जैसे मुझे ये बताइए कि जैसे न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है कि 8 नंबर हमेशा परेशान रहता है, 6 नंबर पे राहु की कृपा होती है और वो बैठे बैठे धन पाता है। एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं? पहली बात तो 8 नंबर ज़्यादा परेशान रहता नहीं है। आप टॉम क्रूज को देख लीजिए, कहाँ परेशान रहता है। आज तक जो है वो पता नहीं कितने साल का हो चुका है, 65 साल का, और अभी भी जो है वो बिल्कुल स्टंट मारता है, ऐसे जैसे होते नहीं है। तो ये सब जो है वो 2-4 लोगों को पकड़ के करने की बातें, ऐसा होता नहीं है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक बहुत सिंपल सी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके इष्ट कौन है और परम इष्ट कौन है। आपको उनकी आराधना ज़रूर करनी चाहिए, अपने उनका मंत्र ज़रूर पढ़ना चाहिए। सुबह 10 बार, 11 बार, 21 बार, 27 बार ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। जो भी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं वो अपने इष्ट को, परम इष्ट को जानना चाहें तो नीचे जो है वो अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दें, टाइम लिख दें, तो मैं उनको बता दूंगा कि उनका इष्ट परम इष्ट कौन है। और यदि वो ऐसा नहीं करना चाहते तो एक बहुत सिंपल सा काम कर लें कि वो हनुमान जी की पूजा कर दें, क्योंकि अगर नहीं पता है तो फिर जो यूनिवर्सल जो होते हैं भगवान, वो हनुमान जी होते हैं, उनकी पूजा करना शुरू कर दें। लेकिन फिर भी अगर इष्ट परमिष्ट को करेंगे तो बहुत अच्छे लाभ मिल जाते हैं। ओके सर, ये तो आपने उपाय बता दिया, और ऐसी कोई चेतावनी बता दीजिए कि ये चीज़ बिल्कुल ना करें। देखिए, आपकी कुंडली के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें छुपी होती हैं, और जो मृत्यु लेकर आता है वो अष्टम भाव लेकर आता है। अष्टम भाव मृत्यु होती है, तो अष्टम भाव को भांप के रखना चाहिए कि मृत्यु किस चीज से होगी। अच्छा, ये मृत्यु मैं जो हूं वो शरीर की नहीं कह रहा हूं, सिर्फ आपके प्रोफेशन की मृत्यु उसके अष्टम से होगी। तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारा जो प्रोफेशन है वो यदि खत्म होता है तो उसका अष्टम कौन है, किसकी वजह से खत्म होगा। अगर मेरी माता का स्वास्थ्य खराब है तो चतुर्थ भाव से अष्टम वो उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है, तो वो संजीवनी है उनके लिए। मेरे पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है, दशम से अष्टम देखना होगा मुझे कि वो किस चीज से ज्यादा परेशान रह सकते हैं। है बहुत सिंपल, लेकिन हो सकता है कि जो आपके दर्शक हो वो कंफ्यूज हो जाएं, तो उसके लिए वो सलाह ले सकते हैं कि भाई मेरे को अपने भाई के बारे में जानना है कि वो परेशान ना हो, मुझे अपनी बहन के बारे में, मुझे अपने दोस्त के बारे में, मुझे अपनी भार्या वाइफ के बारे में, मुझे अपने पापा मम्मी किसी के बारे में भी उसके अष्टम को देख लो एक बार। वो जो है परेशानी का कारण बन सकता है उनके लिए, और तुम्हारे लिए जीवन मृत्यु का कारण क्या बनेगा, वो अष्टम भाव बनेगा, यानी कि वहां पर परेशानी है। ऐसे कहा जाता है ना कि भाई तुम लोग स्विमिंग मत किया करो, तुम लोग जो है आग से मत खेला करो, तुम ज्यादा बाइक मत चलाया करो। ये उसके अष्टम के अंदर छुपा होता है कि वहां से मृत्यु आ रही है। ठीक है सर, इस पॉडकास्ट में हमने काफी कुछ बात की, ऐसी कोई बात जो आप कहना चाहें, बताना चाहें हमें? देखो, मैं ये कहना चाहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी के नाम से सब थोड़े से जो हैं, जो मज़े ले रहे होते हैं, वो कहते हैं बेकार की बात है, और जो लोग परेशान होते हैं वो सोचते हैं कि शायद यहाँ से मेरा कुछ काम हो जाए। एस्ट्रोलॉजी आपको भ्रमित करने के लिए नहीं है, एस्ट्रोलॉजी आपको जीवन बताने के लिए है कि इस प्रकार से जियो। कोई कहे कि मैं ये काम कर दूंगा या ये काम ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना आपको पड़ेगा। आप कर्म बेस्ड एनालॉजी है, आप अपने समझ लीजिए कहाँ कहाँ डिबैकल्स हैं, वहां से आपको निकलना है। एस्ट्रोलॉजी कैन गिव यू अ रोड मैप फॉर योर नेविगेशन। थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी बातें करने के लिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आई होप हमारी ऑडियंस भी आपके इन जानकारियों को लेकर अपने भविष्य को बेहतर कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, सब प्रसन्न रहें। सब